नमस्कार साथियों, मैं शीशफूल यादव ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं समास। समास में अभी तक हमने 3 वीडियो देखे, जिसमें पहले वीडियो में हमने देखी समास की परिभाषाएं, समास का अर्थ, समास क्या होता है, विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। ये चीज़ें हमने सीखी पार्ट 1 में, यानी कि क्लास नंबर 92 में। दूसरे में हमने देखे समास के भेद, 4 भेद भी हमने पढ़े, 5 भेद भी हमने पढ़े, 6 भेद भी हमने पढ़े। तीसरे पाठ में हमने पढ़ा समास के करने के सोपान, यानी जब समास करेंगे तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हम उसको पूरा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समास। हमारे जो 5 प्रकार के हमने समास पढ़े, उनमें सबसे पहले नंबर का समास केवल समास। इसको हम लास्ट में भी पढ़ सकते थे, लेकिन जब वहाँ हमने पहले नंबर पे लिखा तो यहाँ भी हम इसको पहले नंबर पे लेंगे, केवल समास। और इस समास का दूसरा नाम सुप सुपा समास भी है। वो क्यों है वो भी हम अभी इसी वीडियो में सीखेंगे। केवल समास का सूत्र है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है, यानी विशेष संज्ञा से मुक्त जो समास है वो केवल समास है। कैसे? जहाँ सारे नियम लागू हो चुके, बाकी समासों में जो नियम लागू हो चुके हैं, उन समासों में जो कार्य नहीं होता वो कार्य केवल समास में होता है। यानी अन्य समासों के नियमों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ केवल समास होता है। शेष है हमने लिख दिया, यानी कि शेष नियम यहाँ पे लागू होंगे जो समासों के बच गए। उसके बाद ये तो था इसका संज्ञा सूत्र, यानी केवल समास क्या है उसको बताने वाला परिभाषा सूत्र समझ लो। और इसका समास विधायक सूत्र है सह सुपा। हमने 2 चीजें पढ़ी थी, सुप और सुपा। सुप और सुपा, सुप में पहली विभक्ति है, सुपा में तृतीय विभक्ति है। यही चीज हमने देखी थी कि समास विधायक सूत्र के अंदर पहली और तृतीय विभक्ति का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ जो केवल समास है, इसमें पहली और तृतीय विभक्ति में हमारे पास एक ही चीज है, सुप और सुपा। यानी कोई भी पद हो उसका समास हो जाएगा और किसी भी समर्थ पद के साथ हो जाएगा। यानी किसी भी समर्थ पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास कार्य केवल समास में हो जाता है। तो किसी भी समर्थ पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाएगा, ये केवल समास है। इस समास को सुप सुपा समास भी कहते हैं। अभी इसको हम केवल समास कहते हैं, कुछ जगहों पे सुप सुपा समास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी भी समर्थ पद का किसी भी समर्थ पद के साथ, ये प्रथमांत है ये तृतीयांत है, तो किसी भी पद का किसी भी पद के साथ समास कार्य हो जाएगा, वो केवल समास है। और इसी वजह से इसको सुप सुपा भी कहते हैं। सह सुपा का मतलब समझ गए होंगे कि सह माने साथ, सुपा माने किसी भी पद के साथ समास हो जाएगा। तो किसी भी समर्थ पद के साथ किसी भी समर्थ पद का समास कार्य यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, पूर्वम भूतः। तो अब हमारे जो 6 स्टेप हमने सीखे थे उसमें हम पहला स्टेप करते हैं विग्रह। तो देखो, पूर्वम भूतः ये इसका लौकिक विग्रह है। पूर्वम भूतः इसका लौकिक विग्रह है। और इसका अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह हमने पहले पार्ट में नंबर 92 में सीखा था कि जब किसी पद के अंदर जो भी विभक्ति हो उसको हम निकाल दें। यानी जो हमारे 21 शुभ प्रत्यय होते हैं, स्वउ जस मौट षष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसिम भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, ऐसे जो 21 प्रत्यय होते हैं उनको हमें अलग करके लिख लेना है। तो यहाँ पूर्व प्लस अम हो गया द्वितीया का एक वचन, और भूत में सु हो गया प्रथमा का एक वचन। तो पूर्व अम भूत सु, ऐसे इसका ये लौकिक विग्रह हो गया। अब हमारा काम क्या होता है, इसमें विभक्ति का लोप कार्य होता है। तो समास विधायक सूत्र तो हमारे पास सह सुपा हो गया, उसका कार्य हो गया। अब होगा विभक्ति का लोप। तो यहाँ पूर्व की जो विभक्ति थी अम, इसका भी लोप हो जाएगा और सु का भी लोप हो जाएगा। तो दोनों की विभक्तियों का लोप हो गया। यानी जब समास कार्य हम करेंगे तो विभक्तियों का लोप निश्चित रूप से सभी पदों का हो जाएगा। अब करना है पूर्व प्रयोग। तो देखो, पूर्व प्रयोग किसका होगा, यहाँ उपसर्जन का नियम लागू हो करके जो भूत शब्द है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्ट जो पद था उसको उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम करके उसकी पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ भूत का प्रयोग पहले हो गया
और पूर्व शब्द का प्रयोग बाद में हुआ तो भूतपूर्व, ऐसे करके इसका समास बन जाएगा। पूर्वम भूतः इति भूतपूर्व, भूतपूर्व बराबर पूर्वम भूतः इति, यानी कि ये जब दिया हुआ होगा समस्त पद तो इसका विग्रह करेंगे तो पूर्वम भूतः होगा, और पूर्वम भूतः दिया हुआ होगा तो उसका समस्त पद भूतपूर्व है, ऐसे हो जाएगा और इसमें केवल समास है। ऐसे ही भूत की जगह अभूत हो सकता है। पूर्वम अभूत है, जो पहले हो चुका वो पूर्वम अभूत, तो अभूतपूर्व। उसके बाद देखो पूर्वम दृष्टः, सॉरी यहाँ अभूतपूर्व का मतलब जो पहले नहीं हुआ, और भूतपूर्व है जो पहले हो चुका। पूर्वम दृष्टः पहले देखा गया तो दृष्टपूर्व, समझ गए होंगे। यहाँ पूर्व में वही सेम पूर्व प्लस अम दृष्ट प्लस सु, विभक्तियों का लोप हो जाएगा और हमारे पास जो पद बनेगा समस्त पद ये बनेगा, हमारा सामासिक पद भी इसको कहते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास दृष्टपूर्व। ऐसे ही पूर्वम अदृष्ट, जो पहले देखा हुआ नहीं है, इसमें देखो दृष्ट है में इक्ता प्रत्यय, इक्ता प्रत्यय का तय शेष रहता है पुल्लिंग में, तो पूर्वम अदृष्ट पहले नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व है। तो ये हमारा सहसुपा जो विधायक सूत्र था, समास विधायक सूत्र, उसके आधार पे हुआ। केवल समास का एक सूत्र और है, उसको भी हम देख लेते हैं। इवेन समासो विभक्ति अलोपे च, ये सूत्र क्या कहता है? इवेन, तो यहां तृतीया विभक्ति हो गई। इव पद के साथ जहां तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होगा उसके साथ समास होगा। किसका होगा? समास कार्य होगा। समास में पहली विभक्ति है तो समास कार्य होगा। और फिर वहां पे एक विशेष काम यहाँ क्या होगा, जितने भी समास हम पढ़ रहे हैं वहां हम क्या कर रहे हैं? विभक्ति का लोप कर रहे हैं। लेकिन यह कहता है कि जब इव पद के साथ आप किसी भी समर्थ पद का समास कार्य हो जाएगा तो वहां विभक्ति का लोप नहीं होगा। ये खास है, इसमें एक विशेष नियम है कि विभक्ति का लोप यहां नहीं होगा। समर्थ पद का इव अव्यय के साथ समास कार्य हो जाएगा, लेकिन यहां विभक्ति का लोप नहीं होगा। और यहाँ इव अव्यय का बाद में प्रयोग होगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे अव्यय पद का पूर्व प्रयोग, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि इव जो अव्यय है उसका प्रयोग बाद में होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कालिदास का जो महाकाव्य है रघुवंश, उसका पहला ही श्लोक आता है वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। तो वहां जो वागर्थाविव शब्द है, ये वागर्थाविव जो शब्द है ये केवल समास का शब्द है। अगर उदाहरण में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें समास कार्य भी है और संधि कार्य भी है, तो ये वागर्थाविव शब्द आपको वहां मिल जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। यहाँ पे केवल समास और अयादि संधि दोनों प्रयोग एक साथ यहाँ पर हुए। देखो वागर्थौ इव, तो वागर्थौ वागर्थ प्लस औ, तो यहाँ वागर्थ प्लस औ, वाक प्लस अर्थ। जैसे वाणी और अर्थ को जुदा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पार्वती और परमेश्वर उन दोनों को भी जुदा नहीं किया जा सकता, वो दोनों भी एक ही है, ऐसा कालिदास ने अपने श्लोक में कहा था। तो यहाँ वागर्थ प्लस इव वाणी और अर्थ के समान, तो यहाँ वागर्थौ वागर्थ प्लस औ हो गया। इसकी जो विभक्ति थी वो हमने निकाल दी, प्रथमा का द्विवचन, और इव यहाँ पे अव्यय का प्रयोग हुआ। तो इव अव्यय के साथ वागर्थ पद का समास कार्य हो जाएगा और विभक्ति का लोप भी नहीं होगा। किस सूत्र से नहीं होगा? तो ये इवेन समासो विभक्त्या लोपः च, इस सूत्र से इस विभक्ति का लोप नहीं होगा और हमारा पद बनेगा वागर्थाविव। कैसे बना? अयादि संधि करके बना। देखो कैसे बनेगा, वागर्थ औ, तो ये जो औ पद था और उसके बाद आया इव, जब ए ऐ ओ औ, ए चोय वाया वह सूत्र से औ के स्थान पर आव हो जाता है। संधि जब हम अयादि पढ़ते हैं, नहीं देखा हो तो देख लो, संधि का पार्ट आप ढूंढ लीजिए और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो वागर्थ आव और इव, तो ये ई इसमें जुड़ जाएगी, ऐसे करके ये वागर्थाविव, वागर्थाविव।
ये आ इसमें चला गया तो वागर था हो गया, वह में ई मिल गया तो वी हो गया, और दूसरा वागर था विव, ऐसे करके ये हमारी आयादी संधि होकर के वागर था विव बन गया। वागर थऊ इव, ये इसका समास विग्रह होगा, और वागर था विव ये इसका समस्त पद बनेगा, सामासिक पद बनेगा, और ये केवल समास का या सुप सुपा समास का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे जीमूत वाहनस्य इव, जीमूत वाहन के समान। तो यहां देखो जीमूत केतु का पुत्र था जीमूत वाहन, और ये भी इसकी एक कथा आती है कि जीमूत केतु के पास एक कल्प वृक्ष था, पेड़ था, और उस पेड़ को उन्होंने अपने घर में आंगन में लगाया हुआ था। तो जीमूत वाहन ने क्या किया कि पिताजी ये पेड़ यहाँ क्यों लगाया हुआ है? बोला इससे कुछ भी मांगो, सब चीजों की पूर्ति ये पेड़ करता है। तो इन्होंने कहा, इस पेड़ की आराधना की और पेड़ से प्रार्थना की, कल्प वृक्ष से प्रार्थना की कि हे कल्प वृक्ष, मैं ऐसा देखूं कि संसार के अंदर या मेरे राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति निर्धन न रहे। और परोपकार के नाम से जीमूत वाहन को जाना जाता है। इन्होंने अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि उस कल्प वृक्ष से जन कल्याण की भावना से सभी की समृद्धि की कामना यहाँ की थी। तो जीमूत वाहन से इव, तो जीमूत वाहन, अच्छा वाहन नहीं लिखा यहाँ, जीमूत वाहनस्य इव, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। जीमूत वाहनस्य प्लस इव ए प्लस ई करके ए बनेगा, गुण हो जाएगा। तो जीमूत वाहनस्येव, यहाँ जीमूत वाहनस्य, तो जीमूत वाहन प्लस षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय हो जाएगा ngस, और ngस प्रत्यय होकर के इव हो जाएगा। और जीमूत वांगस का फिर जीमूत वाहनस्य षष्ठी एक वचन बना, और इसको सीधा का सीधा हम यहाँ जीमूत वाहनस्य इव गुण संधि करके जीमूत वाहनस्येव कार्य यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा था केवल समास, जहाँ विशेष संज्ञा से मुक्त समास है। सहसुपा किसी भी पद का, समर्थ पद का, किसी भी समर्थ पद के साथ समासकारी हो जाएगा, और इव अव्यय के साथ किसी भी समर्थ पद का समासकारी हो जाएगा जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा। आज की कक्षा में इतना, फिर एक नए समास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।